तैयार हो जाइए बाजार के भरपूर एक्शन के लिए। हफ्ते के तीसरे दिन भी बाजार रिकॉर्ड बनाने के लिए है तैयार और तेजी आगे बढ़ने के पूरे आसार। मजबूत शुरुआत के बाद कैसा रहेगा एक्शन, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज क्या लगातार तीसरे दिन मिड वीक भारत की जो बढ़िया रैली आई है वो बरकरार रहेगी या नहीं। शुरुआत मजबूत होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद हम थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आइए पहले देख लें इस वक्त के आज की शुरुआत करने के लिए बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर भारतीय बाजारों को करना है ट्रेड। अमेरिका में दमदार उछाल आता दिखा है, उम्मीद से कहीं बेहतर तेजी अमेरिकी बाजारों में हुई है। 550 अंकों का बड़ा उछाल दाव में आता दिख रहा है। और ये मान ले दीप कि हमारे बाजारों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार। और नैस्डैक में भी दमदार डबल सेंचुरी लगती हुई नजर आई। नतीजों के लिए आज से भारतीय एयरटेल आज बाजार बंद होने के बाद पेश करेगा नतीजे। वहीं वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के भी आज आने वाले हैं नतीजे। होम फर्स्ट फाइनेंस ये है वो एक और नया खिलाड़ी जो बाजार में आज अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहा है। एक और दमदार बेहतरीन लिस्टिंग का इंतजार कीजिए, कहाँ होगी थोड़ी देर में बताएंगे हम। लेकिन कैबिनेट की आज बैठक है, देखते हैं हर बुधवार को जो 10:30 बजे होती है। और साथ ही 3 दिनों की MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक है जो तय करती हैं कि देश में ब्याज दरें कहाँ कैसे रहनी चाहिए। और उसके बाद शुक्रवार को RBI की क्रेडिट पॉलिसी आएगी। तो उससे पहले की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू होती दिख रही। तो ये हैं वो तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखना है फोकस। बिल्कुल अनिल जी, तो फोकस तो यहाँ पर रहेंगे, पर सर ग्रोथ की वैक्सीन रंग लेकर आई है। एब्सोल्युटली, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा था कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, ग्रोथ की वैक्सीन, और वहां से क्या रिजल्ट आएगा। भारतीय बाजारों ने तो सेलिब्रेट किया, ग्लोबल मार्केट्स भी अब इसे सेलिब्रेट कर रही हैं। इनफैक्ट आप देखें दीप तो इस बजट आने के बाद लगभग सारे न्यूज़पेपर्स देख लें, चाहे बिजनेस न्यूज़पेपर्स देख लें, नॉर्मल न्यूज़पेपर्स देख लें, चैनल्स देख लें, जनरल न्यूज़ चैनल्स देख लें, सब ने वैक्सीन शब्द का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। तो हमारी टीम ने काफ़ी विचार विमर्श मंथन करने के बाद, ढेर सारे नाम चुनने के बाद ग्रोथ की वैक्सीन को फाइनल किया। और एग्जैक्टली पूरा बजट उसी थीम के आसपास आता हुआ दिखा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो बजट बना है, ये बजट किसी अकाउंटेंट का बनाया हुआ नहीं है, ये विजनरी का बनाया हुआ है। किसी ने सोच समझ कर अगले 3, 5, 10 सालों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया है। तो वैक्सीन मिली है, कारगर वैक्सीन है। स्ट्राइक रेशियो आई एम श्योर कि जिस तरह की कोरोना की वैक्सीन का 95%, 98% है, उतनी ही कारगर ये वैक्सीन भी होगी ग्रोथ लाने के लिए। बात वही है, सब कुछ ठीक है, एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। अब बॉल एग्जीक्यूशन के कोर्ट में है। प्लानिंग वाला काम कंप्लीट, और वैसे भी कहते हैं ना कि गुड प्लानिंग इज हाफ डन। तो अच्छी प्लानिंग आप कर लो शुरुआत के पहले तो आधा काम हो जाता है। तो आधा काम हो चुका है, बाकी आधा काम एग्जीक्यूशन की तरफ है। बिल्कुल सर, और वहीं पर नजर है। और उसी के एंटिसिपेशन में हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में भी एक दमदार तेजी आती हुई दिखी है। अब यहां से कहां जाएंगे सर, सवाल तो वही बनता है। और आपने भी कहा है कि अब बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी वो आ गई है। नए हाई के लिए निफ्टी तो तैयार लग रहा है सर, पर क्या अब 15,000 की तरफ एक अटेम्प्ट आपको आते हुए दिखता है निफ्टी पे? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 15,000 है ही कितना दूर। अगर आप ये देखें कि आपको 1000 पॉइंट गिरने में 5-6 ट्रेडिंग सेशन लगे हैं, तो 1000 पॉइंट बढ़ने में 2-2.5 सेशन ही लगे हैं। बिल्कुल, ये बाजार की ताकत है कि और मजबूत बाजार में ये देखने को मिलता है, कमजोर बाजार में ये देखने को मिलता है कि आप बढ़ने में वक्त लगाते हैं, गिरने में वक्त नहीं लगाते। एग्जैक्टली वही रिवर्स ट्रेंड है आपका। मजबूत बाजार में आप गिरने में वक्त लगाते हैं, बढ़ते हैं, तुरंत से बढ़ जाते हैं। और जो कल मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था कि बाजार बदले की भावना से बढ़ रहा है कि मुझे क्यों गिरा दिया बजट के दिन और बजट के नेक्स्ट डे, दोनों दिन यानी कल। तो ट्रेंड बहुत साफ है दीप। और सबसे बड़ी बात यह कि आप 15,000 की बात करें, अब मुश्किल एक ही है कि जब आप लाइफ टाइम हाई पर हों तो आपके लिए ऊपर के लेवल्स खुले होते हैं। करेक्ट, ये अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। इसलिए जब हम बात कर रहे थे कि बाजार का टॉप कब, कहां, कैसे, मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहता हूं कि लोगों को लगता है कि बॉटम कहां बनेगा बाजार का बताना मुश्किल है। मुझे लगता है बॉटम बताना ज़्यादा आसान है बजाय टॉप बताने के, क्योंकि टॉप में आपके लिए खुला नीला आकाश है और आपके लिए कोई लेवल्स है नहीं जिसके बेसिस पे आप रिसर्च कर पाए। तो वही वाली चीज़ है। रहा सवाल, काफ़ी लोग निफ्टी के वैल्यूशंस और महंगे होने की बात करते हैं। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको महंगे नजर आएंगे। पुराने ईपीएस के दम पर आपको निफ्टी अगर 35-38 के पी पर मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो हिस्टोरिकली हाई है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में आ रहे हैं, इस तिमाही के रिजल्ट्स पिछले 7-8 साल की सबसे बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं। और अगर
आप में भरोसा है, आप ये माने, जो कि मैं मानता हूं कि अगले 2-3 तिमाहियां तो कम से कम आपको ये विजिबिलिटी दिख रही कि इस तरह के दमदार रिजल्ट्स आएंगे। और अगर यही ट्रेंड पिकअप हुआ और इकोनॉमिक वापस ट्रैक पर आई, तो अगर 3 से 5 साल की अर्निंग ग्रोथ आपको इस तरह की मिलती है, तो फिर आपको ये वैल्यूएशंस महंगे कहाँ दिखेंगे। हो सकता है आपको तुरंत ही 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद आपके ईपीएस अपग्रेड्स निफ्टी पर आते हुए दिखें। तो और एक और इंटरेस्टिंग बात, मैं बजट के दिन एक बाजार के बड़े दिग्गज से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो, वैल्यूएशंस की चिंता कहाँ रहती है कि कोई स्टॉक 25 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है तो महंगा हो गया, 25 के आसपास महंगा हो गया, या निफ्टी अगर हमने देखा 28-30 के मल्टीपल पर आकर महंगा हो गया। बोले एक बार ये 28-30 का मल्टीपल पार कर लिया निफ्टी ने, और एक बार किसी स्टॉक ने 25-30 का मल्टीपल पार कर लिया, वो फिर हमेशा महंगा ही रहेगा। करेक्ट। वो 25-30 के बाद 40 पे भी महंगा है, 60 पे भी महंगा है, 80 पर भी महंगा है, हमेशा महंगा है। फिर उसके लिए वैल्यूएशन का वो मतलब नहीं निकल जाता। फिर जिसको पैसा लगाना है वो उस हिसाब से उस स्टॉक को या बाजार को देखता है, और यही होता दिख रहा है। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशंस और बाजार एक दिशा में चलते हैं। अब ये दिशा 2 तरीके से हो सकती है, या तो निफ्टी नीचे आ जाए और वैल्यूएशन आपको रीजनेबल लगे, या अर्निंग्स बढ़ जाए और निफ्टी के वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाए। तो इस वक्त संभावना इस बात की ज्यादा है कि इस तिमाही को देखते हुए कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगी। इस बार आप देखिए सब लोग बेहतर नतीजों का अंदाजा लगा रहे हैं, उसके बावजूद नतीजे अच्छे आ रहे हैं। और रिजल्ट्स का जो सबसे बड़ा कंफर्ट है वो इस रैली को फंडामेंटली आगे ड्राइव कर रहा है। और अपग्रेड्स जो आ रहे हैं, 95% अपग्रेड है, हार्डली 5% डाउनग्रेड है। 80% से ज्यादा रिजल्ट्स आपके हिट हो रहे हैं, मिस नहीं है। तो अब फंडामेंटल्स आपके पीछे पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इसलिए अगर आप पीछे की ईपीएस के दम पर आप देखेंगे कि प्राइस मल्टीपल या महंगा है, तो शायद आगे नहीं देख पाएंगे। तो और बाजार की आदत है आगे देखने की, हमें बाजार के साथ चलना है, आगे देखना है। तो आपके सवाल का जवाब 15,000 बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल सर, तैयार है 15,000 के लिए, तैयार है एटलीस्ट आज एक और नए रिकॉर्ड हाई के लिए, तो वहां पर आप रखिए नजर। चलिए सर, नजर फिर आज के ट्रेंड को भी समझ में करते हैं। ढेर सारे क्यूज कल से आए जिसके बारे में आपका व्यू जानना है। आज का सेटअप क्या बता रहा है? ग्लोबल सेटअप मजबूती का है जी। अमेरिका में बहुत बेहतरीन तेजी है, अच्छी तेजी के साथ साथ एक काम और भी अच्छा हुआ है अमेरिका में, सारे ये रोबिनहुड शेयर्स गिर गए, एक ही दिन में खाया पिया वापस निकल गया। मेरे ख्याल से 70-80% नीचे मैंने देखा था देर रात को। ये आपका गेमस्टॉप जी सर, और बाकी भी एएमसी है, बीबी है, सारे गिरे हैं सर। बेड बाथ एंड बियॉन्ड, नोकिया भी है उसमें, नोकिया, ब्लैकबेरी। तो ये सारे स्टॉक्स कल वापस तेजी से गिरे। रैशनलिज्म जो कहते हैं कि अल्टीमेटली देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है। जिन लोगों को याद नहीं हो, जो लोग $57 का क्रूड देख रहे हैं, साल भर की ऊंचाइयों का क्रूड कच्चा तेल देख रहे हैं, उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि पिछले साल, अभी हाल 1 साल भी नहीं हुआ, कच्चा तेल नेगेटिव भी ट्रेड किया हुआ है। ये मार्केट है। कभी जिंदगी में आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसका दाम नेगेटिव भी हो सकता है या 0 से भी नीचे हो सकता है। आमतौर पर हम जब पैसा लगाते हैं हम यही सोचते हैं, लेकिन आप देखिए खूबसूरती है बाजार की, कच्चा तेल नेगेटिव भी बिका है। वही हाल है, गेमस्टॉप बंद होने वाली कंपनियां, अरबों डॉलर का वैल्यूएशन हो जाता है और वापस वो अपने लेवल पर भी आ जाता है। तो देखिए 60% गिर कर 90 पर आ चुका है। ये एक लेसन है जी। और सबके लिए, उन लोगों के लिए भी जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं जी, कि हम फंड मैनेजर्स हैं, हम हेज फंड्स हैं, हम जो चाहें, और इस कचरा कंपनी को कौन खरीदेगा, उनके लिए भी एक बड़ा लेसन है। डिमांड सप्लाई कोई न कोई चीज़ होती है। छोटे छोटे लोग मिलकर भी वो तख्ता पलट कर सकते हैं जब जनता आती है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और जब जनता आती है तो सरकारें हिल जाती है। तो ये वो वैसा हाल है गेम स्टॉप में। और छोटे से छोटे लोगों के लिए भी फिर से सबक बन रहे हैं कि अनाप शनाप पैसा इतना आसानी से बनता नहीं। अगर आपने $3 में खरीदा तो अभी भी आप मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने 300 में खरीदा है तो आपको पता है कि आपके भी एक दिन में पैसे उतने ही उड़े हैं जितने किसी हेज फंड के उड़े हैं। तो ये बड़े लेसन्स हैं जो बाजार में, यही बाजार है, चाहे हमारा हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो। लेकिन संकेत बहुत अच्छे हैं, जो दिग्गज हैं, अल्फाबेट, अमेजोन, बहुत ही दमदार नतीजे आते दिख रहे हैं। इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने डाउ देखा था, तब तक तो वो हरे निशान में ही नजर आया था, और अभी भी देखिए 50 पॉइंट ऊपर ही है। हांगकांग थोड़ा सा नीचे, लेकिन आजकल हम हांगकांग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। ग्लोबल संकेत दीप पॉजिटिव, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, घरेलू संकेत फंड्स के नेगेटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव। यानी कल और आज के संकेतों में कोई बदलाव नहीं। ठीक है सर। अच्छा, अब बताएं कि जिस हिसाब से
रेंज निकल कर आ रही है, लेवल्स कौन से हैं जो बड़े वाले रहेंगे? 14,525, 14,575 ये आपके लिए निफ्टी पर तुरंत सपोर्ट जोन है, जिस पर आपको फोकस करना है। दिन के लिए यहाँ सपोर्ट मिलेगा। उम्मीद तो नहीं है कि इसके नीचे जाना चाहिए, और स्पेशली जब आप 50 पॉइंट ऊपर खुल जाए फिर तो संभावना कम हो जाती है नीचे जाने की, इसलिए मैंने एक ही रेंज दी है सपोर्ट जोन के तौर पर। ऊपर में 14,725, 14,775 ये पहली रेंज है जहां पर निफ्टी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस रेंज में कहीं ना कहीं खुलना चाहिए। इस रेंज में खुलने के बाद देखते हैं आगे किस तरह से बढ़ता है। उसके बाद 14,800, 14,850 ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। बैंक निफ्टी 33,650, 33,850 ये पहला सपोर्ट रेंज है नीचे की तरफ का। डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं बैंक निफ्टी में, क्योंकि रोज हजार पॉइंट का जो मूव आ रहा है उसको देखते हुए बैंक निफ्टी में आपके पास नज़दीक के सपोर्ट लेवल है नहीं। 34,000 पहला इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा। लेकिन 33,650, 33,850 सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 33,100, 33,300 अगर किसी वजह से करेक्शन आता है तो ये बहुत बढ़िया बेस्ट बाय लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए अगर मिलता है तो। हालांकि ये भी 1000 पॉइंट आपके लिए नीचे है। ऊपर की तरफ 34,650, 34,850 हल्की रुकावट का लेवल है, और उसके ऊपर 35,000, 35,200 प्रॉफिट बुकिंग जोन आप बैंक निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। जी जी ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम लेवल्स। दिन की रेंज क्या रहेगी सर? मैं उम्मीद कर रहा हूँ गैप से खुलने के बाद 14,650 जहां कल हम बंद हुए वही पहला सपोर्ट लेवल हो जाएगा। 14,650, 14,725 ये 75 पॉइंट की रेंज छोटी होगी। 50 पॉइंट की प्रीमियम अगर आप निकाल कर देखें तो 14,725 के आसपास शुरुआत होनी चाहिए। 50 पॉइंट ऊपर अगर कल की क्लोजिंग से देखें तो 14,700 बनता है। तो 14,725, 14,650 ये पहली रेंज है। उसके बाद 14,575 से 14,750 की दूसरी रेंज बनेगी, और 14,525 से लेकर 14,800 ये तीसरी रेंज आज के लिए निफ्टी की बनकर आती है आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ रेंज। बैंक निफ्टी क्या करेंगे सर? 34,000, 34,650 ये आपके लिए छोटी रेंज है। 34,650 के आसपास का कल आपने हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई, तो पहला लेवल वहां पर बन गया। नीचे 33,800 और 34,850 ये दूसरी रेंज आपकी बन सकती है। और तीसरी रेंज जो है दीप वो 33,500 और 35,000 की। मैं फिर आपको एकदम साफ साफ कह दूं, ऊपर के मेरे पास कोई रेंज और लेवल्स नहीं है बैंक निफ्टी में। 33,650 के ऊपर फिर से वो ब्लू स्काई जोन वाला मामला है। वो हल्की फुल्की रुकावट 33,500, 34,500, 34,650 के बीच में है, वो हो सकता है वहीं खुले, और वो पार करते फिर आपके लिए कोई रुकावट है नहीं। तो बेसिकली बात यही है कि आप लाइफ टाइम हाई पर हैं, अनचार्टेड टेरिटरी जिसे कहते हैं कि चार्ट्स है ही नहीं आपको लेवल बताने के लिए। तो जब जैसा, और वायदा कारोबार के डेटा भी इतने स्ट्रॉन्ग और इतने बड़े नहीं हैं जो आपको लेवल बताए। सिर्फ एक लेवल जो दिख रहा है वायदा कारोबार में वो 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी का दिख रहा है, हल्की रुकावट का, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। तो आज के लिए मैं 34,800, 35,000 यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ इसके ऊपर जाना मुश्किल है, वो फाइनल टारगेट बनेगा। डन सर, ठीक है। अब थोड़ा पोजीशनिंग समझाएं सर, 2 दिनों की तेजी में क्या बदलाव दिख रहा है एफआईएस की पोजीशनिंग या पीसीआई? हाँ, इंटरेस्टिंग थोड़ा बदलाव है दीप। कल एफआईएस की तरफ से 4% अपनी लॉन्ग पोजीशन घटी है, 75% से 71% घटाया। ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तेजी के मार्केट में भी उनकी तरफ से थोड़ी सी पोजीशन उन्होंने कम की है, और थोड़ी सी शॉर्ट्स बनाई है और थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन कम की है। दोनों का मिक्स जो है वो आपको दिखा रहा है कि 4% लॉन्ग उनकी कम होकर आई है। तो यानी कि ऊपर के लेवल पर एफआईएस की तरफ से हल्की प्रॉफिट बुकिंग हुई है इंडेक्स में, जो मैं डेटा में बताऊंगा आगे। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, कोई बदलाव नहीं, वही 139 के आसपास, और विक्स अनचेंज है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो वहां पर कंफर्ट है। पोजीशंस का क्या करें सर? एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स, एक्सिस्टिंग शॉर्ट्स? छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं दीप, क्योंकि आप गैप से खुलेंगे 14,700 के पार। 14,575 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस का लेवल है 34,000 का। ये आर्बिट्रेरी है, मुझे ज्यादा रिस्क रखनी नहीं है, और लेवल्स बहुत दूर दूर के हैं, तो इसलिए 250 पॉइंट नीचे 34,000 काफी है स्टॉप लॉस। और आखिरी आधे घंटे का, 1 घंटे का लो जो है कल का बैंक निफ्टी का, वो 34,000 तोड़ा नहीं। जब हमने 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी दी उसके बाद में कि 34,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए डेटा, तो उस लिहाज से मैं 34,000 का लेवल आपको स्टॉप लॉस के तौर पर दे रहा हूं। अगर आपकी शॉर्ट पोजिशन है तो 14,750 ये आपकी शॉर्ट पोजीशन होनी चाहिए, और ऊपर की तरफ 34,650 अब फिर से नया हाई बने तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाएं। ये आपके लिए स्टॉप लॉस, लाइफ हाई और नया हाई दोनों। ठीक है सर। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाएं? नई पोजीशन के लिए निफ्टी खरीदना है आपको, और खरीदना है 14,575 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,725, 750
800, 850 ये 4 टारगेट लेकर चले निफ्टी पर। दीप, खरीदारी की राय मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मुझे लेवल्स बहुत साफ नहीं दिख रहे हैं। वैसे 14,750 एक लेवल है जिसके आसपास एक चांस ले सकते हैं आप चाहें तो, वो लाइफ टाइम हाई का है, लेकिन मैं उसके बजाय ये प्रीफर करूंगा कि जब नीचे आए तब खरीदें। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो चाहें तो लाइफ टाइम हाई के आसपास बेच भी सकते हैं। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 14,775 या 14,800, आपको जो ठीक लगे। लेकिन चूंकि मेरे पास में वो लेवल्स नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा हूं कि लाइफ टाइम हाई पार करने के बाद कहां रुकेगा। और वायदा कारोबार के डेटा भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा है नहीं। 14,800 के कॉल्स पे मुश्किल से 20 लाख शेयर, तो बहुत ज्यादा पोजीशन है नहीं। कल भी आपको याद हो मैं 2:30 बजे यही कह रहा था कि देखिए कॉल राइटिंग ज्यादा है नहीं निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग है, बैंक निफ्टी में मंदी की पोजीशन बनी हुई है, निफ्टी में मंदी की पोजीशन नहीं है। ये बहुत साफ दिख रहा है और ये डेटा में भी नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं निफ्टी को शॉर्ट करने की जल्दबाजी में नहीं हूं। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि कहां करना चाहिए। 14,750, 775 शायद हो सकता है वहां पर आप एक चांस लें करने का, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो खुलने के बाद देखेंगे। तो इसको एक पॉजिटिव की तरह रीड करें कि निफ्टी में कॉल राइटिंग नहीं दिख रही है ज्यादा? मुझे कॉल राइटर्स चाहिए। हाँ। तभी ऊपर जाएगा। नहीं, उसमें दो चीजें दीप, ऊपर भी जाने का बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको नीचे में कंफर्ट आता है। हाँ। मुझे इस बाजार को बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जी। सब कुछ है, एफआईएस के फ्लो है, टेक्निकली बाजार स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट्स ठीक है। घटते वक्त कौन खरीदे वो इंपॉर्टेंट है। तो घटते वक्त सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सेलर्स खरीदता है, उसी को तो खरीदना है गिरते हुए बाजार में। वो शॉर्ट काटेगा। और शॉर्ट सेलर की मजबूरी काटना, लॉन्ग ट्रेडर की मजबूरी कभी भी नहीं है कि मैं पोजीशन प्रॉफिट बुक ही कर लूँ। स्पेशली चलिए इंडेक्स है, इंडेक्स आपको मालूम है घट घट के कितना घट जाएगा। अब आज तो हिंदुस्तान में एक भी आदमी नहीं होगा जो बोलेगा वापस 7,500 आएगा। 10,000 बोलने वाले भी नहीं बचे जी। 11,000, 12,000 भी नहीं मानेंगे। 13,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये पता है घट घट के 1,500 पॉइंट घट जाएगा, तो आपको नीचे घट के 1,500 पॉइंट कमाने और बढ़ने में तो 1 लाख भी होगा निफ्टी। हम रहे न रहे, निफ्टी तो होगा 1 लाख, 100% होगा। तो बात वही है कि आपको पता है कि जब घटता है तो रिस्क, डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड है। बस वक्त की बात है, ये कब होगा वही वाली बात है। ये कब होगा, कितना वक्त लेगा ये नहीं पता, लेकिन होना तो ये। इसलिए शॉर्ट सेलर को तो जब गिरते बाजार में आके काटना ही पड़ेगा, नहीं तो उन्हें पता है वापस बढ़ेगा बाजार। ऐसा तो है नहीं जीरो हो जाने वाला है, ताला लग जाएगा या सेंसेक्स निफ्टी भी किसी दिन कच्चे तेल की तरह नेगेटिव ट्रेड करेंगे। ये तो होने वाला है नहीं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो, और मैं इसलिए कई बार कहता हूं कि बाजार की तेजी को प्रेडिक्ट करना आसान काम है। अब आज मैं बोल दूं कि मैं निफ्टी 1 लाख हो जाएगा, हो गई कभी न कभी, और मैं फिर जब होगा तो देखिए मैंने 3 फरवरी 2021 को ही बोल दिया था कि 1 लाख हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो होना ही है। हमेशा मैं तेजी बोलूंगा तो किसी न किसी दिन तो होगी, हमेशा मैं मंदी बोलूंगा तो किसी न किसी दिन तो होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ तेजी प्रेडिक्ट करने से ज्यादा मंदी प्रेडिक्ट करना मुश्किल काम है, टफ है, और उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप होल्ड करोगे तो हर चीज का भाव आ जाता है ब्रॉडली। करेक्ट। अगर मतलब आपने बिल्कुल ही कचरा खरीदा, कंपनी बंद होगी तब तो अलग बात है। बाकी आप निफ्टी टाइप के स्टॉक्स लें या इंडेक्स कोई भी भाव मिले, कभी न कभी तो आपका भाव आएगा, आपको खाली समय ही देना होता है। लेकिन मंदी में इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि आपका भाव आएगा। जी सर। तो इसलिए जो लोग मंदी प्रेडिक्ट करते हैं वो ज्यादा स्किल्ड है, और इसीलिए ऑप्शन में राइटर्स ज्यादा कमाता है। कहाँ वहां पर आपको स्किल्स की जरूरत ज्यादा होती है। ऑप्शन बायर कम कमाते हैं, ऑप्शन बायर कमाते हैं तो अपने नसीब से जी, ऑप्शन राइटर कमाता है अपनी स्किल से। फर्क है दोनों, ये फर्क है। तो चाहिए हमें थोड़े कॉल राइटर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरत है। बैंक निफ्टी पे फिर क्या करें सर? बैंक निफ्टी पर आप खरीदारी कीजिए 34,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 34,500, 34,650, 34,850, 34,950 ये 4 टारगेट के लिए। 35,000 के आसपास मैं देख रहा हूँ हल्की रुकावट का लेवल है। नॉट श्योर कि रुक जाएगा, पार करेगा वहां तक, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन ये है आपके लिए रुकावट का लेवल। 34,950 आपका फाइनल टारगेट। अब अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, बेचना चाहता है, तो बैंक निफ्टी एक बार बेच सकता है 35,000 के आसपास। देखिए 3 दिनों में आपका 30,000 से 35,000 आ जाएगा। 5,000 पॉइंट की तेजी, एक चांस ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और वो होगा 35,100 का स्टॉप लॉस। शॉर्ट कीजिए 34,850, 34,650, 34,500, 3 छोटे टारगेट के लिए दी। अंडरस्टूड सर, ठीक है।
ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह। वायदा कारोबार के बैन की बात करें, सेल एक मात्र स्टॉक है जो बैन में बना हुआ है और कोई बदलाव नहीं है। डेटा समझाएं सर, स्पेशली जो कल एफआईएस का एक्शन रहा है, दमदार खरीदारी करी है। कैश में तो बड़ी खरीदारी है 6,182 करोड़ की, इसमें कोई डाउट नहीं है। वायदा कारोबार के डेटा थोड़ी पोजीशन हल्की करने के हैं, लेकिन बड़े नहीं है। कैश की खरीदारी के सामने बड़े नहीं है। दीप, इससे एक दो चीज समझनी है। पहली चीज ये कि इंडेक्स के लेवल पर उन्होंने अपनी 974 करोड़ की बिकवाली की। थोड़ी लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में, वहां पर प्रॉफिट बुक किया है, और वैसे भी 75% पहुंचे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई ऐसा ज्यादा भी नहीं बेचा है। स्टॉक्स 920 करोड़ के बेचे, वो भी ठीक है, बड़ी नहीं है। लेकिन कैश में जो कमिटमेंट है 6,000 करोड़ से ज्यादा काम, ये काम का है। आमतौर पर देखिए क्या होता है, जब कैश मार्केट में खरीदारी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होती है, वो बड़ा पैसा होता है, लंबा पैसा होता है जी। कैश में आप हर रोज खरीदना बेचना नहीं पसंद करते हैं। वहां पर इस बजट के बाद जो लॉन्ग टर्म पैसा एफआईएस की तरफ से आ रहा है वो हमारे काम का है, वो हमारे काम। वो और क्या होता है, कभी बाजार का मूड खराब हुआ, कुछ हुआ, एफआईएस भी बेचते हैं, तो वो उस समय इंडेक्स या स्टॉक फ्यूचर्स बेचकर अपनी पोजीशन को हेज करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करते। तो कैश में खरीदना और बेचना दोनों ही कम होता है। इसलिए डायरेक्शन के तौर पर, मीडियम से लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो खरीदारी का दमदार आंकड़े आ रहे हैं। आप देखें ना, जनवरी पूरा सामने सूखा सूखा निकाल दिया। मेरे ख्याल से जनवरी में मुझे याद नहीं आता कोई एक आध दिन आया हो, तो बाकी इतने बड़े 6,000 करोड़ के आंकड़े जो नवंबर दिसंबर में देखे थे, बड़े दिनों बाद वापस दिखे हैं। बिल्कुल सर, तो बड़ा आंकड़ा है, मजबूत है। और फ्राइडे को ऑलमोस्ट सिमिलर बिकवाली से डर भी आ गया था बाजार में, 5,800 के करीब उन्होंने बिकवाली करी थी, तो वो कवर अप कर। तो हाँ, एफआईएस की जो पहले की शॉर्ट से 1,000 पॉइंट ऊपर आकर खरीदे। सरप्राइजिंग मुझे अभी ये कि अब ये पता नहीं कैसे जस्टिफाई करेंगे हमारे लोकल फंड मैनेजर्स। एक भी फंड मैनेजर मुझे अभी तक नहीं मिला, एक भी, बजट के दिन से लेकर अब तक, जो ये कहे कि बजट खराब है, ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड, दोनों। करेक्ट। फिर भी बेच रहे मतलब फिर भी खरीदना नहीं। कल फिर 2,035 करोड़ की बिकवाली। किसकी तैयारी कर रहे हैं सर, पता नहीं भाई। अब मतलब ये इस बार, अब तक ये हमेशा लगता था कि लोकल फंड्स जो हैं वो गिरते बाजार में खरीदते हैं, बढ़ते बाजार में बेचते हैं, सही पड़ते हैं, एफआईएस उल्टा करते हैं। इस बार टेस्ट है इनका, और अगर ये जस्टिफाई कर पाए किसी भी तरीके से कि नहीं हमारे तो रिडम्पशन, देखिए रिडम्पशन है, अगर आप और मैं पैसा निकाल रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तब तो फंड को बेचना पड़ेगा, उसमें तो फंड मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे भी कोई संकेत आते दिख नहीं रहे कि बड़ी कोई ऐसी रिडम्पशन हो रही हो, उसके बावजूद बिकवाली है, तो पता नहीं। हालांकि 5-6 महीनों से थोड़े डेटा आउटफ्लो के आ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं है, और एसआईपी का पैसा तो आ ही रहा है। माफ कीजिएगा। उसके बावजूद लोकल फंड्स का व्यू और लोकल फंड्स का एक्शन दोनों मिसमैच है। वही बात है सर, ये वेट किसका करे, क्योंकि 1,000 पॉइंट के डिप के बाद भी हमने देखा कि कोई बड़ा खरीदारी का फिगर्स तो डीआईएस की तरफ से आया नहीं, तब भी नहीं तो आया, डिप में भी नहीं ना आया। 1000 या इसका मतलब दीप एक ही चीज हो सकती है, या तो फिर वाकई में लोग रिडीम कर रहे हो। अब मुझे नहीं पता कौन रिडीम कर रहा है। अगर रिडीम कर रहे हैं तो भाइयों रुक जाओ, ये पैसा निकालने का वक्त नहीं है, बिल्कुल गिरते बाजार में पैसा लगाने का वक्त है। इसलिए हम कह भी रहे थे, जो होना है बजट के दिन आपका बॉटम बन जाएगा जी, जब बजट के एक दिन पहले, और वहीं से बाजार वापस से रिवर्स हुआ। वहीं तो ये हल्के फुल्के करेक्शन आते रहेंगे। बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, 17,500, 19,000, 20,000, 50, 21,000 समथिंग लेवल से याद है। सपोर्ट टेस्ट करके एकदम अब तो लेवल की तरफ जा ही रहा है, और यहाँ से भी आप देखें तो बढ़िया मूव के लिए बाजार तैयार दिख रहे हैं। अच्छा सर, आप बोल रहे थे एफएनओ में इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया, क्या है ये डेटा और लेवल्स क्या है? माफ कीजिए। एफएनओ में दीप, एक तो ये कि प्रीमियम घटी है, तेजी से घटकर अब 48-50 पॉइंट की निफ्टी पर रह गई है, और बैंक निफ्टी पर भी प्रीमियम 200 पॉइंट के आसपास थी, जो अब 125 पॉइंट पर आकर रह गई। डेटा ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट कल घटा है जी, कम हुआ है। इसका मतलब ये कि एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी पोजीशन हल्की हुई है, और उस हल्की पोजीशन होने की वजह से ही आपका ओपन इंटरेस्ट घट कर आ रहा है। 14,600 अब तुरंत प्रभाव से आज के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। क्यों? क्योंकि 19 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कल पुट में जुड़ा है, सबसे ज्यादा किसी एक सिंगल स्ट्राइक पर। वैसे 14,500 है, 21 लाख शेयर, लेकिन मैं 14,600 की लिबर्टी ले रहा हूं, क्योंकि 20 लाख शेयर पुट में है, 20 लाख शेयर कॉल्स में है। आप 14,650 पर बंद हुए ऑलरेडी, उस लेवल से 50 पॉइंट ऊपर, फिर 50 पॉइंट और ऊपर खुलेंगे अगर समझिए तो 14,700 के आसपास। ऐसे में आपके लिए 100 पॉइंट का क्वेश्चन है। कमजोरी या
यूं कहें कि मंदी का आपका पहला संकेत 14,575 14,600 के नीचे ही आएगा। जब तक आप इसके नीचे ट्रेड करना शुरू ना करें तब तक तो आप सोचिए भी मत क्या प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन है। प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन का पहला संकेत 14,575 के नीचे से, तो ये आपके लिए डेटा है। अब ऊपर 14,700 में बहुत ही छोटा ओपन इंटरेस्ट है 27 लाख शेयर का, तो इमीडिएटली गैप से खुलने के बाद एक 14,600 14,700 आपकी रेंज हो जाती है। फर्ज करें 14,700 के ऊपर आप टिक जाते हैं तो फिर लाइफ हाई 14,750 के आसपास का और 14,800 की रेंज तक जाने की कोशिश हो सकती है। अब धीरे धीरे आप देखिए एसजेक्स निफ्टी थोड़ा नीचे आ रहा है, अभी जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से आपको 14,725 750 के ऊपर की ओपनिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, ये आपके लिए संकेत है। ओके सर, चलिए बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी में 35,000 एक रुकावट का लेवल है, जहां 12 लाख शेयर कॉल्स में 7 लाख शेयर कल ही जुड़े। तो अभी के डेटा को देखकर ये लग रहा है कि 35,000 आसानी से पार नहीं होगा, उसके पहले एक बार रुकेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो आपको दिख रहा है बहुत दूर है 33,000 पर। 33,000 के पहले कोई डेटा ऐसा मजबूत है नहीं जो आपको अच्छा सपोर्ट दिखा रहा। तो एक ही लेवल बैंक निफ्टी में मेरे पास आ रहा है ऊपर की तरफ, वो 35,000 का है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर वायदा कारोबार के लिहाज से। अच्छा सर, अब ये बताएं आईपीओ मार्केट में जो एक्शन चल रहा है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडिगो, कल आपने दिखा दिया बड़ी लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। आज होम फर्स्ट फाइनेंस आपने कहा है अच्छी लिस्टिंग के लिए पैसा लगाना है, तो क्या एक्सपेक्ट करें? 30-35% की प्रीमियम पर लिस्टिंग होनी चाहिए, इसे मैं अच्छी लिस्टिंग मानता हूँ। बड़ी लिस्टिंग 100% के ऊपर होगी करेक्ट। मेरे लिए देखिए लिस्टिंग गेन मिनिमम 15% 20% चाहिए। 15-20% का कंफर्ट हो तो ही मैं आईपीओ में प्रीफर करता हूँ कि पैसा लगाना चाहिए जी। और होम फर्स्ट फाइनेंस उस कैटेगरी में फिट बैठता था, इसलिए हमने लिस्टिंग पर पैसा लगाने की राय दी। 518 रुपये इश्यू प्राइस थी, राइट। मुझे लगता है एक मजबूत लिस्टिंग होगी और ये मजबूत लिस्टिंग 650 से 700 रुपये की रेंज में होनी चाहिए। ज़्यादा प्रिसाइजली 675-700 रुपये की रेंज में हो सकती है और वहाँ से भी और मजबूत हो सकता है और हो सकता है। फिलहाल आपको लिस्टिंग के दिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा मैं दूर दे रहा हूँ और वो है 575 का। एक बार 10 बजे मैं फिर आपको बता दूंगा लिस्टिंग होने के बाद 9:45-10 बजे कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेल होना चाहिए। एक बार आपका जो भी प्राइस लिस्ट हो उसके बाद उस प्राइस से आप करीबन 30 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 30 रुपए का स्टॉप, 30 रुपए 5% का, अंडरस्टूड। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। फर्ज करें 600 रुपये लिस्ट हो गया तो आप है ना 580 का 570 का स्टॉप लॉस रख लो। 650 हो गया तो 620 का रख लो। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहाँ 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 675-700 की रेंज में लिस्टिंग होगी, अच्छा है, आप होल्ड भी कर सकते हैं। कंपनी क्वालिटी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं कि आप बेचकर पहले दिन निकले। वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होल्ड भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ लिस्टिंग गेन को होल्ड करें। अंडरस्टूड सर, स्टॉप लॉस के साथ लिस्टिंग गेन को होल्ड करें और अच्छी लिस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। होम फर्स्ट फाइनेंस, कल अनिल जी ने कहा था बड़ी लिस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिगो पेंट्स के लिए और बिल्कुल वैसा हुआ और लिस्टिंग के बाद भी जबरदस्त तेजी आती हुई दिखी। एक बार देख लेते हैं इंडिगो पेंट्स पर आपको क्या सलाह दी गई थी। इंडिगो पेंट्स पैसा लगाने की राय है। पहली चीज तो ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले अगर 3 सालों की आप देखिए बहुत इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात है कि आईपीओ का पैसा है ना एक्सपेंशन प्लान में जा रहा है और मेरे लिए इस आईपीओ में स्ट्रांगली पैसा लगाने की जो राय है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, मुझे अच्छा लगता है। तो आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगाएं। दमदार लिस्टिंग होगी दीप, और मेरा ये समझना है कि 1490-1500 राउंड फिगर मान ली इशू प्राइस है, उसके सामने आपके 2300-2400 रुपए के आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए। दमदार लिस्टिंग 1200 रुपए के बड़े मुनाफे के साथ 80% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है इंडिगो। गजब की लिस्टिंग, बड़ी लिस्टिंग गेन आपको मिली इंडिगो पेंट्स में और वहां से भी दमदार एक्शन रहा। आज अच्छी लिस्टिंग गेन आप होम फर्स्ट फाइनेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिगो पर तो अनिल जी की आपके लिए राय सटीक रही, पर एक और बड़ी राय आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिगुल स्टॉक ऑफ द डे। क्या चुना है सर? दी बजट से पहले और बजट के दिन भी और बजट के बाद कल भी हम एक ही सेक्टर की बात सबसे ज्यादा कर रहे हैं, वो है सीमेंट, दूसरा है सरकारी बैंक जी। और आप देखिए पूरे भरपूर एक्शन में है। मुझे लगता है मिड कैप सीमेंट कंपनियों का वक्त आ रहा है। ओके, यहाँ पर फोकस करना चाहिए। जो अच्छी बढ़िया क्वालिटी की मिड कैप सीमेंट कंपनियां हैं, आप देखिए देखते देखते आपका अल्ट्राटेक 6000 के पार निकल गया। क्या गजब का एक्शन है। श्री सीमेंट देखिए,
आप सोच नहीं सकते वो वैसे भाव हो गया। तो अभी भी मिड कैप सीमेंट कंपनियों में मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, और आज ऐसी एक बेहतरीन कंपनी सांगी इंडस्ट्रीज, मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर आप 38 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 43 रुपये, 45 रुपये और 48 रुपये, ये 3 छोटे टारगेट रखिए इसके लिए। लेकिन इवेंचुअली अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देख रहे हैं तो करीबन यहाँ से 50% ऊपर के 60 रुपये तक के टारगेट्स पर। 50% सर? 60 रुपये के टारगेट वो आजकल भी नहीं होंगे। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, इतनी इसकी 2-3 वजह है दीप। एक तो मिड कैप सीमेंट स्टॉक एक्शन में है ही, तो इसका फायदा इसे भी मिलेगा। लार्ज कैप्स के बाद अब जो तेजी है वो मिड कैप्स में फैलती हुई दिखेगी। दूसरा, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की, अब बिल्कुल मजबूत बैलेंस शीट बनती हुई दिख रही है। बड़ा कैपेसिटी एक्सपांशन किया है इन्होंने, उसका फायदा अब इनके रिजल्ट में आएगा। तो पहला थोड़ा बहुत जो बैलेंस शीट में एक्सपांशन की वजह से प्रेशर था वो खत्म हो गया, और अब आपको जब उससे रेवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट आता दिखेगा। वैल्यूशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि 8 रुपये के आसपास की कैश ईपीएस अगले साल करेगा, 6 रुपये की ईपीएस करेगा। 10 का भी आप पी मल्टीपल दें तो 60 रुपये का भाव तो ऐसे ही हो जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट वगैरह वो सब तो छोड़ ही दीजिए। आप देखिए श्री दिग्विजय सीमेंट हम कहाँ 18-20 रुपये से रिकमेंड करते थे, अब कहाँ पहुँच गया है। तो ये वैसे स्टॉक्स है जहाँ पर बड़ी स्टोरी बनती हुई दिख रही है, और प्योरली फंडामेंटल स्टोरी है। आपको याद दिलाऊं, आज 2 रिजल्ट देखिएगा। एक HIL के रिजल्ट्स आए, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और दूसरे रैमको इंडस्ट्रीज के। दोनों ही एस्बेस्टस शीट बनाने का काम करती है, दोनों हैदराबाद की कंपनियां। अम्फान तूफान जब आया था, याद है, तब हमने ये कहा था कि देखिए ये कंपनी अपनी 100% कैपेसिटी से ज़्यादा पर काम कर रही है, 120 पर, और भाव जो इन्होंने 35% बढ़ाए वो आपको आने वाले नतीजों में दिखेंगे। ऐसे रिजल्ट्स दोनों कंपनियों के आ जाएं, आप सोच भी नहीं सकते। ये फंडामेंटल चीज़ें, इनको ये ओवरनाइट नहीं होती, आज की आज नहीं होती, इनको वक्त लगता है। रिजल्ट आते हैं, जब रिजल्ट आने के बाद लोग सब पहचानते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं। सेम अब आप देखिए, अब लोगों को समझ में आएगा। मुझे याद है HIL तो हमने आशीष 1000 रुपये के आसपास, 1000-1200 रुपये के आसपास रिकमेंड किया था HIL, और आज देखिए 2500 रुपये। सब ऐसा नहीं कि सभी बड़े हैं मार्केट, वो बात नहीं है, लेकिन सब बड़े हैं, फिर भी आपको ये तो पता होना चाहिए आपको क्या लेना है ना। और दूसरी बात है कि जहां आपको पता है फंडामेंटल्स रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, वहां अगर मार्केट ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपको ये कंफर्ट है कि कंपनियां कमाई कर रही तो आज नहीं तो कल स्टॉक चलेगा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें, ये भी मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स भी जो इसी कैटेगरी में, जहां रिजल्ट्स आगे आपको दमदार दिखेंगे। अभी आपको फोकस उन शेयरों पर करना है जहां कैपेसिटी एक्सपांशन हाल ही में हुआ है, और अगर उन सेक्टर्स में डिमांड है, उन सेक्टर्स में प्राइसिंग पावर है, तो अगले 2 क्वार्टर जो परफॉर्मेंस दिखाएंगी ये कंपनियां, वो कमाल कर देगी। इसलिए फिर आपको लगेगा कि कब ये पता नहीं कब धीरे धीरे 40 से 60 हो गया, पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाली चीज़ें हैं जो ये बड़ी स्टोरी बनती है। तो मुझे लगता है सांगी इंडस्ट्रीज एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। ओके, तो सांगी इंडस्ट्रीज बढ़िया पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है, पोजिशनल बेसिस पर भी खरीद सकते हैं, ट्रेड के लिए भी अच्छा मौका है। 43, 45, 48 ये हैं आपके लिए 3 टारगेट्स। आइए, ढेर सारे खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर करनी है चर्चा, और साथ ही वरिंदर बंसल थोड़ी देर में जुड़ेंगे रिजल्ट एक्सरे के साथ। वरुण, साथ ही कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो नतीजे, काफ़ी सारी कैश की कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें वी गार्ड है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अरविंद फैशन, इंडियन होटल्स। तो ये तमाम वो कंपनी से, लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। MPC की 3 दिन की जो बैठक है वो आज से शुरू हो जाएगी, तो पूरा बैंकिंग और NBFC स्पेस जो है आपके रडार पे होना चाहिए। होम फर्स्ट फाइनेंस कैश लिस्टिंग भी होने वाली है, 518 रुपये का इशू प्राइस रखा गया है। ब्रूकफील्ड रीट जो है उसकी आज से IPO जो है वो खुलने वाला है, 3800 करोड़ का ये IPO, और एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 1710 करोड़ जुटा भी लिए हैं, 275 रुपये यूनिट पर भाव पे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा एशल पॉलिटेक्निक बोनस शेयर जारी करने पे आज बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। HAL पे नज़र रखिए, जो तेजस एयरक्राफ्ट के इसको ऑर्डर मिले थे उसके लिए आज सरकार के साथ एक करार जो है फाइनली करने वाली है, 48,000 का करार है ये। भारती एयरटेल नतीजे तो आएंगे, साथ ही साथ पूंजी जुटाने पे ये कंपनी जो है वो विचार करने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। KNR कंस्ट्रक्शन की बोनस इशू की आज एक्स डेट है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। कुछ नतीजे जो आए उसमें टाटा कंज्यूमर्स मिले जुले नतीजे, क्योंकि रेवेन्यूज़ और मुनाफा जो है वो हमारे अनुमान से बेहतर रहा, लेकिन मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के थोड़े कम रहे हैं, और खासकर जो इंडियन बेवरेज सेगमेंट है वहाँ से मार्जिन पे दबाव आया है, जिसके लिए दबाव है। वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रही, इंटरनेशनल बाजार से काफ़ी बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने मिला है। अजंता फार्मा, यहाँ नतीजे अच्छे रहे, जो एबिटा मार्जिन से 13.8% से बढ़ के 19% पे आए हैं, और मुनाफा देखिए 107 करोड़ से बढ़ के 177 करोड़ के आसपास आया है। आयन एक्सचेंज
मिले जुले नतीजे हैं, जहाँ पे एबिटा मार्जिन बढ़े हैं 8.8% से बढ़ के 11.9%। मुनाफा जो है उसमें भी करीब अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, करीब 11-12% के आसपास की। और वंडरला हॉलीडेज़ यहाँ कमज़ोर नतीजे हैं, जो लॉकडाउन्स का इम्पैक्ट देखने मिला है यहाँ पे। तो साल दर साल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यूज़ 93% गिरे हैं और 15 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया। तो YOY नंबर्स थोड़े वंडरला के कमज़ोर हैं। ओके, तो थोड़े नंबर्स यहाँ पर एनालिसिस के लिए अच्छे और बुरे दोनों। आइए कुशल से भी जानते हैं कौन से हैं खबरों वाले और स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इनके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और बेहतर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं। आप देखिए कंपनी का जो मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 74% बढ़कर 15 करोड़ से ऑलमोस्ट 27 करोड़ हो गया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 81% से बढ़कर 82.3% हुई है। BLS इंटरनेशनल यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं थोड़े से कमज़ोर साइड पर हैं, क्योंकि जो इनका मार्जिन्स है 9.7% से घटकर 8.6% हुआ है और कंपनी का जो मुनाफा है वो 32.5% घटकर करीब 14 करोड़ रुपए पर आता हुआ नजर आया है। एसएल प्रोपेक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहां पर है, क्योंकि कंपनी का जो मुनाफा है 18% बढ़कर 71 करोड़ पर रहा है और कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो करीब 3.5% की बढ़त के साथ 150 करोड़ पर आया है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है 20.4% से घटकर 19.6% पर। कुछ खबरें भी हैं मेरे पास, जहां पर जो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स हैं जनवरी के, वहां पर फोकस रहेगा, क्योंकि जिसमें भारत फोर्ज, रामकृष्ण फॉर्जिंग्स और GNA एक्सेल्स शामिल रहेंगे, क्योंकि यहां पर नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक ऑर्डर जो है 18% घटकर 42,800 यूनिट्स आते हुए दिखे। ये मंथ ऑन मंथ का डेटा है, पर सालाना आधार पर आप नोट कीजिए 144% की बढ़त यहां पर आई है क्लास 8 ट्रक्स में, और ये लगातार चौथा महीना है जहां पर हमें 40,000 यूनिट से ज्यादा के ट्रक ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वी मार्ट, यहां पर QIP का जो इशू प्राइस है वो 2450 रुपए प्रति शेयर पर तय कर लिया गया है। ये कल तक जो है QIP खुला था, 28 जनवरी को ये ओपन हुआ था और इससे 375 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप ये आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो इनके बीच डील होने वाली है उस पर एक टेम्पररी हॉल्ट लगा दिया है, अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो इन दोनों के लिए, ग्रुप के लिए ये नेगेटिव खबर साबित हो सकती है। और एक अंत में बल्क डील है इंडिगो पेंट्स, कल की जो शानदार लिस्टिंग रही, मल्टीपल फंड हाउसेज ने इसमें बाई किए, करीब 17 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है यहाँ पर 2601 रुपये से 2730 रुपये के भाव के बीच, जिसमें आबू धाबी का फंड नोमुरा इंडिया और इंडिया एकॉन फंड शामिल है। और यहाँ पर अगेंस्ट में एडलवाइस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ने करीब 3.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 2613 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया स्टॉक्स और साथ ही इंडिगो पेंट्स जहां पर कल फंड एक्शन भी हुआ है। आइए जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। HDFC लिमिटेड कल मार्केट आज में कंपनी के रिजल्ट आए थे, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अगर आप देखें तो भरोसा जो है बढ़ता हुआ ही नजर आया। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए मॉर्गन स्टैनली की, यहाँ पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा का लक्ष्य दे रहे 3200 रुपये का, करीब 2660 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और मान रहे कि असेट क्वालिटी के लिहाज से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बढ़िया है और जिस तरीके से रियल एस्टेट में एक आगे जाकर रिवाइवल देखने को मिलेगा, हो सकता है कि यहाँ से जो है वैल्यूएशंस कंपनी के और बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा क्रेडिट स्विस अगर आप देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 2950 रुपए के लक्ष्य के लिए। CLSA ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2850 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज लगातार स्टॉक में तेजी देखी गई है, नतीजे आए थे कल, नतीजे अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही देखने को मिले थे। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आगे जाकर और ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 16,300 से लक्ष्य को बढ़ाकर 18,100 कर दिए, 15,790 जो है कल की क्लोजिंग है। यानी मौजूदा भाव से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 15% की अपसाइड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने EPS के अनुमान में भी करीब 11% की बढ़ोतरी की है। अशोक लेलैंड लगातार जो ब्रोकरेज हाउस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स का सिलसिला बना हुआ है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, काफी ऊंचा लक्ष्य दिया 161 रुपए का, 134 के आसपास की क्लोजिंग है। और इन्होंने भी अगर आप देखें तो EPS के अनुमान में करीब 20 से लेकर 28% की बढ़ोतरी की है और मान रहे कि एक CV साइकिल में अगर आप देखें तो बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है इंडियन ऑयल पर CLSA की रिपोर्ट है, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड किया है लेकिन टारगेट प्राइस निराशाजनक है। यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, बिकवाली की राय पहले थी इनकी, लक्ष्य 95 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 99 की है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। आइए फोकस करते हैं नतीजों पर। वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का।
तो फोकस है कल बाजार बंद होने के बाद आए ढेर सारे नतीजों पर। कल नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन था और कई सारी कैश मार्केट की कंपनियां ऐसी जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपने रिजल्ट्स पेश किए। और शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजे सस्ते वैल्यूएशन इन तमाम शेयरों से। वरिंदर बताइए कौन से शेयर हैं इस लिस्ट में आज? गुड मॉर्निंग सर। आधे तो आपने कवर कर ही दिए और बहुत अच्छी कंपनीज कवर कर दी आपने, सांघी और HIL। बट अगर और कंपनीज की बात की जाए तो सर एक न्यूलैंड लैब्स के नंबर्स आए थे मार्केट आज के बाद। अगर आप TTM में देखें तो आपको महंगा लगेगा स्टॉक ऑफकोर्स सर, बट अगर आप मैनेजमेंट की कॉन कॉल सुनेंगे तो आपको और उम्मीदें हो जाएंगी इस कंपनी से कि ये जितना रन रेट से ग्रो कर रही है कंपनी उतने रन रेट से आगे ग्रो करती रहेगी, कम से कम 20-25%। तो सिंपल सी बात है सर, ये 20-21 रुपए का EPS इसने Q3 में किया और लास्ट फुल ईयर FY20 में 13 रुपए का EPS किया था। सो यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग द नंबर्स वर। और अगेन सर ये API बास्केट के नंबर्स चालू हुए हैं, लॉरस के नंबर्स बहुत अच्छे थे, न्यूलैंड के अभी नंबर्स आए हैं, डीवीज के वेटेड है, तो ये है। फर्टिलाइजर्स में अच्छा एक्शन हो रहा है सर। फर्टिलाइजर्स में GSFC के नंबर्स अच्छे आए थे। क्वार्टर भी नंबर्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं बट स्टेबल रह रहे हैं। तो YOY तो लास्ट ईयर लॉस ही था सर इस कंपनी का, तो अगर YOY देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही अच्छे दिखेंगे। क्वार्टर भी एटलीस्ट स्टेबल नंबर्स है, ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ भी वो लॉस टू प्रॉफिट वैसा हो रहा है उस कंपनी में। सर 0.4 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है ये कंपनी, 0.4 प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। सो वेरी वेरी चीप कंपनी इन दैट मैनर। आई रिमेंबर आपने HIL की बात की सर, बट ऑल्सो वेरी इंप्रेसिव नंबर्स फ्रॉम रामको इंडस्ट्रीज। दोनों के दोनों होम बिल्डिंग सेगमेंट में है। कंसोलिडेटेड नंबर्स देखिए तो कंसोलिडेटेड नंबर्स में रामको सीमेंट्स के नंबर आते हैं सर। इवन आप स्टैंड लोन नंबर्स देखेंगे तो मैं स्टैंड लोन नंबर देख रहा था इस कंपनी का। स्टैंड लोन में भी आई थिंक रामको इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छा किया है। लास्ट 250 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपेयर टू 150 करोड़। 15% मार्जिन की है सर कंपेयर टू 7% मार्जिन। TTM में ये मेरे ख्याल में कुछ 95 करोड़ का स्टैंड लोन प्रॉफिट करने लगा है। सो वेरी चीप स्टॉक। अगर आपको रामको सिस्टम, रामको सीमेंट्स का वैल्यू लेना है तो इट्स वेरी वेरी चीप। HIL आपने जिक्र कर ही दिया सर, बाकी HIL का 7% मार्जिन से 12% मार्जिन आया है। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव सर, कि रामको इंडस्ट्रीज के मार्जिन HIL से ज्यादा बेटर है इस क्वार्टर। अदरवाइज 10 टाइम पे आपको HIL भी TTM पे मिलता है। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 7-8 टाइम पे मिलता है। आपने सांघी की बात की सर, तो राष्ट्रा सीमेंट्स के नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं। सेल्स 36% ऊपर था, EBITDA 13% ऊपर था। दे आर डूइंग गुड। सरप्राइजिंग नंबर फॉर मी वो सर धामपुर शुगर, आफ्टर बलरामपुर चीनी, बिकॉज बलरामपुर चीनी के नंबर्स कुछ अच्छे नहीं आए थे और धामपुर शुगर और शुगर स्टॉक्स अपने को पता है कि 4-5 टाइम पे ट्रेड करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो पे। और धामपुर डिड अ फैबुलस जॉब कंपेयर टू व्हाट बलरामपुर डिड। सेल्स 36% ऊपर थी, EBITDA 22% ऊपर था। सो अच्छा था। एक छोटा कंपनी है सर बजाज स्टील इंडस्ट्रीज। इट्स नॉट अ स्टील कंपनी, इट्स एन इंजीनियरिंग कंपनी। तो नंबर्स आप देखेंगे तो 9 करोड़ के सामने 27 करोड़ का EBITDA आया है। सो वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम दैट कंपनी। तो ये हैं वो नंबर्स जहां पर बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रही और साथ ही वैल्यूएशंस भी आकर्षक है। लेकिन अच्छे नंबर्स के साथ थोड़े शेयर महंगे हैं, पहले से चल चुके हैं, भाग चुके हैं। इस लिस्ट में कौन से शेयर्स हैं? 2 कंपनीज है सर, महंगी है, महंगी रहेंगी जैसे आप हमेशा बोलते हो, बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड कंपनीज। PI इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे नंबर थे, जितने एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छे नंबर थे। नॉट ओनली YOY क्वार्टर भी स्टेबल रहे नंबर्स। EBITDA 50% ऊपर था, मार्जिन 22% से 24% गए। इंपॉर्टेंट था सर कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दिया, तो वो भी एक अच्छी चीज थी। आई जस्ट सेड स्टॉक एक्सपेंसिव रहेगा। एल्काइल मार्केट आज में आगे थे सर, सो आई स्किप दैट नंबर्स, बट अगेन स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम एल्काइल अमाइड्स। ओके, कमजोर नतीजे जहां पर वाकई में परफॉर्मेंस खराब है? Sir, one company ना which actually surprised me was Ratnamani Metals. I think बहुत expectation थी इस कंपनी से, रत्नामणि से। I don't know what happened in this quarter, to be honest. Sales 40% नीचे थी, EBITDA 26% नीचे था, profit 40% नीचे था इस कंपनी का। It is one of the very good run companies in India. 25 टाइम पे ट्रेड करता है सर, सो सस्ता स्टॉक नहीं है अगर आपको कन्वर्टर्स में देखना है तो। So I don't know what happened, but for me it was a very big miss from Ratnamani Metals and Vinati also, sir. Vinati, trades at 40 times earnings, and numbers were not great compared to other companies in the pairs who are reporting numbers. But sir, if I have to put out the standalone results, जो कल आए, I will clearly pick cement and home building. ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिजल्ट्स। लेकिन सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो फिर न्यूलैंड बोलूंगा सर, बट न्यूलैंड भागा हुआ स्टॉक है सर, सो आई डोंट नो हाउ मार्केट रिएक्ट्स टू दैट। न्यूलैंड ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक, तो एक वो देखिए। बट अगर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए सर, और एक होता है ना कि चलो ठीक है कि वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए,
then I think some of these companies like HIL, Ramco Industries, they give much more comfort to me in terms of valuations than any other company. As I said, I don't want to chase stock prices. ओके तो चलिए ये है आपके लिए इस वक्त नतीजों पर पूरा का पूरा विश्लेषण वरिंदर की तरफ से। वरिंदर बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन विश्लेषण देने के लिए इन तमाम रिजल्ट्स पर। आइए बढ़ते आगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश बंसल, कुणाल सरावगी, संदीप वागले, सुमित बगड़िया, शुभम अग्रवाल, अविनाश गोरक्षकर साहब, आप सबका स्वागत है। अविनाश जी, आपकी पसंदीदा कंपनी टाटा कंज्यूमर्स, नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, मिले जुले नतीजे नजर आ रहे हैं, बताएं कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट्स को और साथ ही अब क्या व्यू है स्टॉक पर? इनफैक्ट अनिल जी, नंबर्स तो आपने सही कहा, मिले जुले आए हैं, लेकिन अगर इस कंपनी की बिजनेस मॉडल देखें तो मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में डेफिनेटली वैल्यू अपसाइड के लिए जगह है। हमको लग रहा है कि जो टाटा कॉफ़ी है, जो इनकी सब्सिडरी है, ये इनके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ओवरऑल कॉफ़ी मार्केट में प्राइसेस काफ़ी फर्म अप हो चुके हैं और यहाँ पे नतीजे टाटा कॉफ़ी के अच्छे हैं। ओवरऑल अभी रिसेंटली कल ही हमने सुना कि इन्होंने और एक ब्रांड खरीदा है, तो इस ब्रांड का भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। इनफैक्ट कंपनी के कॉन्फ्रेंस कॉल में पता चलेगा कि कैसे ग्रोथ मोमेंटम आगे बढ़ेगा, बट ओवरऑल जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़े बहुत मिले जुले रिजल्ट्स के कारण थोड़ा सा स्टॉक गिरता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ये डेफिनेटली मल्टी ईयर रन के लिए तैयार हो रहा है और मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो एक क्वार्टर का नंबर मत देखिए, FY22 हमको लग रहा है बहुत ही अच्छा आएगा कंपेयर टू FY21। ओके, तो टाटा कंज्यूमर पर रखे नज़र, थोड़ा नतीजे मिले जुले रहे पर कंपनी अच्छी है और आगे जाके परफॉर्मेंस भी इनकी मजबूत रहेगी, ये आपको मानना ज़रूरी है। इसके अलावा भी हमने देखा ढेरों कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखे। अजंता फार्मा, यहाँ पर कुणाल जी अपनी राय दें। अच्छे नतीजे रहे और एक्सपेक्टेशन भी अच्छे नतीजों की थी और वैसे भी दमदार नतीजे रहे, क्या राय है अजंता फार्मा पर? देखिए, चार्ट भी अच्छा है दीपांशु, स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और एक कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में हमने होते हुए देखा है। मुझे लगता है 1700 से 1800 का एक बैंड है 100 रुपए का, जिसमें स्टॉक कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। बैंड से बाहर आते ही जैसे 1800 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको एक 1950 तक का मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में चार्ट अच्छा है, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने की राय। ओके, तो चार्ट अच्छा है, पोजीशन है तो होल्ड करके चले। सुमित जी, रेगुलरली जो एक स्टॉक जिस पर हम चर्चा करते हैं, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, खबर तो पहले आ चुकी थी, आज वो फाइनली जो तेजस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है वो डील साइन हो जाएगी सरकार के साथ 83 एयरक्राफ्ट के लिए 48,000 करोड़ का जो ऑर्डर है। आज से तो एरो शो भी शुरू हो रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स फिर से एक्शन में रहेंगे। HAL कल डेज हाई पर क्लोज हुआ है सुमित जी, तो आज और मोमेंटम देखते हैं इस पर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल अब ये खबर का असर स्टॉक के ऊपर भी देखने को मिलेगा और स्टॉक के प्राइसेस भी ऊपर उड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, 930 935 के आसपास इसमें खरीदारी बनती है। जिन्होंने ले रखा हुआ है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से थोड़ा सा साइडवेज मूव दिखा रहा है और अब ये स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। 950 के ऊपर जैसे ये क्लोजिंग देगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आने वाले दिनों में ये 4 फिगर्स में देखने को मिलेगा। 1000 प्लस के लेवल HAL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 910 का सपोर्ट है तो वो स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। ओके, तो HAL पर रखिए नजर आज खबरों के दम पर, और वैसे भी जो कल का एक्शन था मोमेंटम और ऊपर इसे ले जा सकता है। शुभम जी, जरा भारत फोर्ज पर अपनी राय दें, क्योंकि कल भी ये स्टॉक एक्शन में रहा, कल तो पूरा ऑटो स्पेस एक्शन में रहा, ऑटो एंसिलरीज में सबसे आगे था भारत फोर्ज। नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स हैं एक बार फिर से दमदार नंबर्स रहे, हालांकि मंथ ऑन मंथ थोड़ा गिरावट रही है, बट सालाना तौर पर मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे। भारत फोर्ज की चार्ट क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। भारत फोर्ज और जैसा आपने कहा ऑटो और ऑटो एंसिलरी, मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रांग सेक्टर है और पूरा अक्रॉस द सेक्टर अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, जहां पे काफ़ी लॉन्ग एडिशंस भी हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो भारत फोर्ज में जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए स्टॉक के लिए वो 680 रुपए का है, तो अभी भी यहाँ से 30 रुपए का अपसाइड ड्यू है। तो अगर होल्डिंग है यहाँ पे तो बने रहना चाहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 635 पे और 680 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा। ओके, तो 680 के लक्ष्य के लिए भारत फोर्ज पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी, ये आ रही है राय शुभम जी की तरफ से। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहेगा वहां पर नजर डालते हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग। भारतीय एयरटेल कल 600 इंट्राडे में इसने टच किया, उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, बट पिछले 2 दिनों से भारतीय एयरटेल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आज नतीजे भी आने वाले हैं, बताएं क्या राय रहेगी भारतीय एयरटेल पर सर?
गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इनफैक्ट कल का जो पैटर्न बना है और जो दोपहर में जो बाइंग आई है, मेरे लिए तो ये ब्रेकआउट होने के संकेत है। 599 का क्लोज है, मुझे लगता है ये 603 604 के ऊपर जैसे ये निकलेगा, 607-8 की लेवल की मैं बात करूंगा टू बी ऑन द सेफर साइड। मुझे लगता है 31 रुपए की मूव आनी चाहिए, वो आ जाती है या 1-2 दिन में आती है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए पैटर्न बहुत ही अच्छा है। पिछले 7-8 दिनों का करेक्टिव मूव परसों बॉटम बना है और 610 के ऊपर ये 640 तक जाने के लिए तैयार है। तो भारतीय एयरटेल यहाँ पर आप रखें नज़र, आज नतीजों के दम पर ये स्टॉक भी एक्शन में रहेगा। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आएंगे नतीजे, जुबिलेंट फूड, यहाँ पर भी नतीजों का इंतजार रहेगा और एक्सपेक्टेशन तो अच्छी ही है। बंसल जी, जुबिलेंट फूड पर नज़र डालें, चार्ट्स क्या कह रही हैं? इन्फो एज तो अच्छी तेजी में रहा है पिछले दिन, जुबिलेंट फूड भी कल डेज हाई पर ही बंद हुआ, आज चार्ट क्या कह सकती है सर? देखिए दीपांशु, जुबिलेंट फूड ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है नीचे में 2650 2655 एक अच्छा सपोर्ट है और यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा 2725 के ऊपर, 2725 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो जिनके पास है होल्ड करें। नई खरीदारी के लिए 2725 के लेवल्स पे नजर रखें। 2725 के लेवल्स ऊपर में क्रैक होंगे तब एक अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड पर राय।